नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी डिप्टी श्यामाचरण। डिप्टी श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में ऐसा कोई हाकिम न था जिनकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। इसका कारण कुछ तो यह था कि वे स्वभाव के मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह कि रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2 ही 4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता का आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट कर भरी थी। घर और न्यायालय में अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा था। मुंशी शालीग्राम जब तक जीवित थे, या यूं कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी कभी चित विनोदार्थ उनके यहाँ चले जाते थे। जब से वो लप्त हुए हैं, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ ली है। कई वर्ष हुए, एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खानसामा ने कहा, साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोड़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। तदंतर साहब बहादुर हाथ में टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमें खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं है, क्लब घर जाना है, आप फिर कभी आवें। यह सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर कभी भेंट करने को नहीं गए। वंश प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थी। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ दारंगन में बैठते, तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका में सुनाई देती थी। नौकर चाकरों से वो बहुत सरल स्वभाव रखते थे। यहाँ तक कि उनके अंग लगाव में बैठने में भी उनको संकोच नहीं होता था। परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस नहीं होता था। चाल ढाल सामान्य रखते थे। कोऊ पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकन, उस पर एक रेशमी काम की अबा, काला स्मलेला ढीला पजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दोहरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम ढील पर जितनी ये पोशाक शोभा देती थी, उतनी कोट पतलून से संभव न थी। यद्यपि उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी, तथापि उनके घर में मंडल अंतर्गत उनकी एक न चलती थी। यहाँ उनकी सुयोग्य अर्धाग्नि का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत और स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती थी। कई वर्ष व्यतीत हुए, डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजिन नौकर रख ली थी। महाराजिन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रही। निदान विवश होकर साहब ने महाराजिन को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा लड़का साधारण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ाता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मंझली लड़की का नाम सेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी नहीं लगता था। 15 साल का हो चुका था, पर अभी तक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख पाता था। इसीलिए वहां से भी उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे, परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया, परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन नहीं है, जितना कि निरुत्साही लड़के के यमन में शिक्षा रुचित उत्पन्न करना है। प्रेमवती ने इस मार धाड़ पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्लाकर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुरभाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड प्यार ने उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सवेर हुआ और कबूतर उड़ाने जाने लगे। बटेरों के जोड़ छूटने लगे। संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेच होने लगे। कुछ दिनों में जुए का भी चस्का पड़ गया था। दर्पण, कंघी और इत्र तेलों में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुवामा से मिलने गई हुई थी। वहाँ उसे फ्रिज रानी को देखा और उसी दिन से उसका भी जी ललचाया हुआ था कि वो बहू बनकर उसके घर में आ जाए।
और घर का भाग्य जाग जाए। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया। विरजन का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कुलीन लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक का होना। यदि इसमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीति रिवाज के अनुसार संदेह कहला भेजा। इस प्रकार संयोग ने आज एक विषैले वृक्ष का बीज बोया, जिसमें 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसे गुप्त रहता है। जो ही संदेशा पहुंचा, सास, ननद और बहू में बातें होने लगी। बहू चंद्रा: क्यों अम्मा, आप क्या इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती: और क्या, तुम्हारे लाला जी के मानने की देर है। बहू: कुछ तिलक दहेज भी ठहरा। प्रेमवती: तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती, तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी ब्रिज रानी कमला से बहुत भारी है। सेवती: कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोल बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा: क्यों, नाचना गाना नहीं आता? चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता था, इसीलिए उसे गाने से चिढ़ थी। सेवती: यह तो तुम आप ही करो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोले: जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना है, वो नाचना गाना क्या सीखे। सेवती: तुम तो तनिक सी हंसी से रूठ जाती हो, जरा सा गीत गाओ तो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, इस समय सुनने को बड़ा जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा: तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती: लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक गा तो दो। चंद्रमा: मैं इस समय नहीं गाऊंगी। क्यों, मुझे कोई डोमनी समझ लिया है क्या? सेवती: मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चित्ताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वर्ण और रसीली आंखें। प्याली रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वो आप ही आप गुनगुनाने लगी: तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम। आप तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर। पानी पे गुजर हो श्याम, तुम तो बड़े बेखबर। दूध के कुल्हड़ पर वो हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, परंतु चंद्रा रुष्ट हो गई और बोली: बिना हंसी की हंसी हमें नहीं आती, इसमें हंसी की क्या बात है। सेवती: आओ हम तुम मिलकर गाना गाएं। चंद्रा: कोयल और कोयल का क्या साथ। सेती: क्रोध तो तुम्हारी नाक पर ही बना रहता है। चंद्रा: तो हमें क्यों छेड़ती हो, हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने को नहीं जाता। कोई का संकेत राधाचरण की ओर था। चंद्रा में चाहे और गुण ना हो, परंतु पति की सेवा वो तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि उसका प्राण निकला। उनको घर आने में तनिक देर हुई कि वो व्याकुल होने लगी। जब से वे रुड़की चले गए, तब से चंद्रा यहाँ वहाँ हंसना बोलना सब छूट गया था। उसका विनोद और संग सब चला गया था। इन्हीं कारणों से राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती: निंदा क्यों करेगा, कोई तो तन मन से तुम पर रीझा हुआ है। चंद्रा: इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती: 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा: तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई, तुम लिखती ही नहीं। सेवती: अब वे ही बातें प्रतिदिन कौन लिखे, कोई नई बात हो तो लिखने को जी चाहे। चंद्रा: आज विवाह के समाचार लिख देना, लाऊं कलम दवात। सेवती: परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा: बताओ। सेवती: तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा: अच्छा, गा दूंगी, हंसने को जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती: पहले गा तो दो, फिर लिखूंगी। चंद्रा: ना लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती: तुम्हारी शपथ लिख दूंगी, गाओ तो। चंद्रा गाने लगी। गाना सुनकर सेवती हंसते हंसते लोटपोट हो गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा: अब तो तुम बहुत हंस चुकी, लाऊं कागज। सेवती: नहीं नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभ आगमन हुआ। 15-16 साल की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, छरहरा शरीर, हंसमुख, भड़कीले वस्त्रों के शरीर को अलंकृत किए इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, आधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली: कमलू, मुंह मीठा कराओ तो, तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाए कि सुनते ही भड़क उठोगे। कमला: मुंह तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे ना सुनाओ।
आज इस पट्टे ने यह विजय प्राप्त की है कि लोग तंग रह गए। ये कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती, मेरी खबर सुनते ही नाचने लग जाओगे। कमला, तो अच्छा है कि आप ना सुनाएं, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इस पट्टे ने आज नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुनेखा बहुत दिनों से मेरी आंखों पर चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला और आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्टा तैयार कर लो तो लाओ, दो दो चोंच हो जाए। ये कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान, अभी तो नहीं है, परंतु 1 मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी। और बद कर आज आगा शेर अली के अखाड़े में बदान की ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी थी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के बराबर था, परंतु वह भी केवल फूला हुआ नहीं था, सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई, इससे बार बार नचाया और फिर झपट कर उसकी चोंच दबाई। उसने फिर चोट की, वह नीचे आया। चतुर्दिक कोलाहल मच गया, मार लिया मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। डपटकर जो ललकारता हूँ तो यह ऊपर और वह नीचे दबा हुआ था। फिर तो उसने कितना भी सिर पटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस शेर ने ऐसा दाबा कि सिर न उठाने दिया। नवाज साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है। इसने ऐसा दबोचा था जैसे बाज चिड़िया को। आखिर बकटूट भागा। इसने पानी के उस पार तक पीछा किया, पर पा न सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया, हवाइयां भी उड़ने लगी। रुपए हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है, परंतु नगर में जो उनकी धाक जमी हुई थी वो जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे। सुनता हूँ यहाँ से जाते ही उन्होंने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया है। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। सेवती, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो? आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो। कमला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी? सेवती, दूध के कुल्हड़। कमला, और भैया के लिए? सेवती, 2-2 लुगैयां। ये कहकर दोनों ठहाका मारकर हंसने लगी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी डिप्टी श्यामाचरण। उम्मीद करती हूँ ये कहानी और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।